गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। हम शुरुआत करते हैं प्यारे बच्चों। आगे हमने अभी तक पीछे 7 ग्लैंड पढ़ी थी, 7 ग्रंथियां पढ़ी थी। अब हम 8वीं ग्रंथि के बारे में हम जानेंगे। आठवीं ग्रंथि के बारे में जानेंगे प्यारे बच्चों। तो हम देखते हैं जो 8वीं ग्लैंड है, 8वीं ग्रंथि है, वो है गोनड्स ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि है? गोनड्स। गोनड्स ग्रंथि को हम बोलते हैं जनन ग्रंथि। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? जनन ग्रंथि बोलते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं गोनड्स ग्लैंड, गोनड्स ग्लैंड। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? जनन ग्रंथि, गोनड्स ग्रंथि। ठीक है, गोनड्स ग्रंथि के बारे में हम नॉर्मली जानेंगे यहां पर, और फिर हम कंप्लीट जानेंगे जनन तंत्र के अंदर। नॉर्मली क्या है, जो गोनड्स ग्रंथि है मानव में होती है, और मानव में भी 2 भाग हैं। मानव के कितने भाग हैं? 2। मानव में हम देखते हैं, मानव के कितने भाग हैं? 2 नर मेल, और कौन सा है? मादा। मादा, मादा मीन्स क्या? फीमेल, फीमेल है। तो हम देखते हैं नर में इस ग्रंथि के रूप में, नर में इस ग्रंथि के रूप में, नर में इस ग्रंथि के रूप में टेस्टिज होते हैं। क्या होते हैं? टेस्टिज रूप में वृषण होते हैं, वृषण टेस्टिज होते हैं। ठीक है, और एक हार्मोन निकलता है। देखो, अब हम जो पढ़ रहे थे अतःस्रावी ग्रंथि पढ़ रहे हैं, अब 8वीं ग्रंथि अतःस्रावी ग्रंथि पढ़ रहे हैं। कभी ये सोचो कि हम कहाँ पहुंच गए। पीयूष ग्रंथि है, अतःस्रावी ग्रंथि थी हमारी थाइमस, और हम देखो पीनियल, ये थायराइड, ये पैराथायराइड। तो ये सारी की सारी ग्रंथि है वो हमारी क्या थी? अतःस्रावी ग्रंथि थी प्यारे बच्चों। ठीक है, ये ध्यान रखोगे आप। ठीक है, और यह भी हमारी क्या? अतःस्रावी ग्रंथि है। और अतःस्रावी सी ग्रंथियों से क्या निकलते हैं? हार्मोन। इस ग्रंथि के रूप में अतःस्रावी ग्रंथि में क्या होता है? वृषण होते हैं, और वृषण से कौन सा हार्मोन निकलता है? वृषण से टेस्टेटेरोन हार्मोन निकलता है। कौन सा निकलता है प्यारे बच्चों? टेस्टेटेरोन हार्मोन निकलता है। टेस्टेटेरोन हार्मोन निकलता है। सॉरी सॉरी सॉरी, टेस्टेस्टेरोन हार्मोन निकलता है। हार्मोन निकलता है। ठीक है प्यारे बच्चों, ये था किसमें? नर में, नर में ग्रंथि के रूप में था। फिर हम देखेंगे मादा में। इसमें इस ग्रंथि के रूप में, इसमें इस ग्रंथि के रूप में, इस ग्रंथि के रूप में क्या होता है प्यारे बच्चों? इस ग्रंथि अंडाशय होता है। क्या होता है? अंडाशय, ओरी, अंडाशय होता है। इस ग्रंथि के रूप में क्या होता है? अंडाशय होता है। अंडाशय से ओरी से, अंडाशय से कौन से हार्मोन निकलते हैं? एक तो निकलता है एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन।
एस्ट्रोजन, वह प्रोजेस्टेरोन हार्मोन निकलता है। ठीक है प्यारे बच्चों, ये था हमारा क्या, नर व मादा। ठीक है, हमने पढ़ा नर में वृषण होते हैं, टेस्टिस होते हैं, और टेस्टिस से क्या निकलता है, टेस्टेटेरोन हार्मोन निकलता है। क्या निकलता है, टेस्टेटेरोन हार्मोन निकलता है। और हम देखते हैं जो टेस्टेटोरोन हार्मोन है उससे क्या टेस्टेटेरोन, हाँ ठीक है, टेस्टो भी बोल देते हैं इसको, टेस्टो एग्जैक्ट तो क्या रहता है, टेस्टो होता है। ठीक है, हार्मोन निकलते हैं। और हम देखते हैं और मुख्य रूप से हम जब आगे पढ़ेंगे तो 12 से 15 वर्ष की आयु के मध्य नर में निकलते हैं, 12 से 15, और उसी वजह से लैंगिक लक्षण उत्पन्न होते हैं। लैंगिक लक्षण का मतलब है जैसे मूछों का आना, ठीक है, मांसपेशियों का मजबूत होना। ठीक है, ये कहां से, विरसन से निकलने वाला टेस्टोस्टेरोन हार्मोन इन चीजों को प्रेरित करता है। इसी तरह से हम देखते हैं मादा में एस्ट्रोजन हार्मोन, और एस्ट्रोजन हार्मोन है वह 11 से 14 आयु के मध्य निकलता है, और एक निकलता है मादा में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, जो मुख्य रूप से एस्ट्रोजन के साथ में मिलकर स्तन ग्रंथियों पर भी काम करता है। वो सारी चीजें हम कब पढ़ेंगे, आगे पूरा का पूरा जब हम जनन तंत्र पढ़ेंगे। वैसे तो मादा में एक और निकलता है रिलैक्सेशन हार्मोन, रिलैक्सिन हार्मोन। रिलैक्सिन हार्मोन वो गर्भावस्था में अंडाशय व गर्भाशय का आकार है वो बढ़ जाए तो उसमें यह मदद करता है। वो लिखना चाहो तो इसमें हम एक और लिख सकते हैं, मादा में रिलैक्सिन हार्मोन। वैसे तो हमने आगे भी पढ़ना है, वैसे लिख देता हूं मैं, जिसे रिलैक्सिन हार्मोन, जिसे आपको थोड़ा सा ये रहे कि हाँ हमने कंप्लीट पढ़ लिया, रिलैक्सिन हार्मोन। ठीक है, देखो नाम से है रिलैक्सिन। रिलैक्सिन मीन्स क्या है, जो रिलैक्स करे, किसको, जो गर्भाशय है। और हम देखते हैं जो गर्भाशय है उसके आकार में रिलैक्सेशन का काम करता है, और साथ ही साथ में जो गर्भावस्था के समय पर मादा के अंदर जो जितनी भी क्रियाएं होती है उसको मेंटेन करने का काम कौन करता है, रिलैक्सिन हार्मोन करता है। ठीक है, ये आपको ध्यान करना है। ये थी हमारी 8 की 8 कौन सी ग्रंथियां, अतःस्रावी ग्रंथियां। 8 ग्रंथि हमारी अतःस्रावी ग्रंथियां रहती है, और गोनड्स ग्रंथि अतःस्रावी ग्रंथियों में ही एक थी। अब हम देखेंगे बच्चों, प्यारे बच्चों, बहिस्रावी ग्रंथि को। क्या देखेंगे, बहिस्रावी ग्रंथि। जो बहिस्रावी होती है एक्सोक्रीन ग्लैंड बोलते हैं, और एक्सोक्रीन ग्लैंड के बारे में हम जानेंगे भी कौन कौन सी एक्सोक्रीन ग्लैंड होती है। ठीक है, एक बार हेडिंग डाल लेते हैं। दूसरे नंबर पर हम देखेंगे बहिस्रावी ग्रंथि। बहिस्रावी ग्रंथि, एक्सोक्रीन ग्लैंड, एक्सोक्राइन भी बोल देते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड। क्या है प्यारे बच्चों एक्सोक्राइन ग्लैंड? एक्सोक्राइन ग्लैंड है बहिस्रावी ग्रंथि। इससे इंजाइम निकलते हैं। इंजाइम है वो लक्षित अंग के बिल्कुल पास में होते हैं। जो हमारा मानो यहां से कोई हार्मोन कोई इंजाइम निकलेगा तो जहां तक पहुंचना है लक्षित अंग वो भी नजदीक होता है, लक्षित अंग तक पहुंचते हैं। और इसमें नलिका विद्यमान होती है प्यारे बच्चों। क्या होती है? नलिका। आपने ध्यान क्या अतःस्रावी ग्रंथि पढ़ी थी, वो क्या बोली जाती थी? डक्टलेस ग्लैंड बोली जाती थी। क्या बोली जाती थी? डक्टलेस ग्लैंड। डक्टलेस ग्लैंड क्यों बोली जाती थी? उसके अंदर नलिका विद्यमान नहीं होती थी और लक्षित अंग तक रक्त है पहुंचता था। लक्षित अंग तक जो हार्मोन पहुंचते थे रक्त के माध्यम से पहुंचते थे। किसके माध्यम से? रक्त के माध्यम से। ये है, इसमें नलिका विद्यमान होती है और लक्षित अंग तक जो इंजाइम पहुंचेंगे वह नलिका के माध्यम से पहुंचेंगे। और नलिका विद्यमान है फिर भी, और फिर भी क्या है, जो लक्षित अंग है वो बिल्कुल जहां ग्रंथि होती है उसके पास में ही होते हैं। जैसे हम देखते हैं बहिस्रावी ग्रंथि जो इंजाइम रिलीज करेगी वो सारी क्या होगी? बहिस्रावी ग्रंथि होगी। तो हम देखते हैं जो स्वेद ग्रंथि है, जो स्वेट ग्रंथि बोलते हैं जिसको, पसीने वाली ग्रंथि, तो जहां तक उससे इंजाइम निकलेंगे तो वो वहीं तक टारगेट ऑर्गन होगा और वहीं तक पहुंच जाएंगे। जैसे अश्रु ग्रंथि है, लैक्रिमल ग्लैंड बोलते हैं,
तो अश्रु ग्रंथि से निकलने वाले एंजाइम है तो वहीं तक जो टारगेट है वो आंखों के अंदर है, वह बैक्टीरिया मारने का काम करते हैं। जैसे दुग्ध ग्रंथि है जो मिल्क ग्लैंड बोलते हैं, तो वो भी क्या है, दूध के उत्सर्जन करने में मदद करती है, तो पास में होती है। जैसे श्लेष्मा ग्रंथि है जो म्यूकस ग्लैंड बोलते हैं हम, जो म्यूकस ग्लैंड है, तो म्यूकस ग्लैंड भी नजदीकी होती है जहां तक है। इसी तरह से सलाइवा ग्लैंड है, लार ग्रंथि, इससे भी जो टाइलिन एंजाइम निकलता है तो पास में ही पहुंचाना होता है। तो इसलिए हम देखते हैं इससे निकलने वाले सारे के सारे एंजाइम लक्षित अंग बिल्कुल नजदीक होता है और नलिका के माध्यम से पहुंच जाते हैं। फिर हम कई बार आपने देखा होगा ये भी पूछा जाता है कि एंजाइम किसके बने होते हैं, प्रोटीन के बने होते हैं। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है। तो ये देखोगे अब बहिस्रावी ग्रंथि, इन ग्रंथियों से इन ग्रंथियों से इन ग्रंथियों से एंजाइम निकलता है, एंजाइम निकलता है, एंजाइम निकलता है। ठीक है, ये ध्यान रखोगे प्यारे बच्चों। एंजाइम प्रोटीन के बने होते हैं, प्रोटीन प्रकृति के होते हैं, ऐसे बोलते हैं। एंजाइम प्रोटीन प्रकृति के होते हैं, प्रोटीन प्रकृति के। प्रकृति मीन्स क्या है, नेचर, इट्स नेचर है। क्या होता है, प्रोटीन नेचर होता है। एंजाइम प्रोटीन के बने होते हैं, प्रोटीन प्रकृति के होते हैं। ठीक है, और एंजाइम लक्षित अंग तक, एंजाइम लक्षित अंग तक, लक्षित अंग, लक्षित अंग मीन्स क्या है, टारगेट ऑर्गन, टारगेट ऑर्गन, लक्षित अंग तक, लक्षित अंग तक, अंग तक नलिका के माध्यम से पहुंचते हैं। नलिका, नलिका मीन्स क्या, डक्ट, नलिका तक पहुंचता है, नलिका से पहुंचता है। एंजाइम लक्षित अंग तक नलिका के माध्यम से पहुंचता है। नलिका के माध्यम से पहुंचता है, इसे नलिका युक्त ग्रंथि कहते हैं, इसे नलिका युक्त ग्रंथि कहते हैं। इसे नलिका युक्त ग्रंथि कहते हैं। ठीक है, एंजाइम लक्षित अंग तक, टारगेट ऑर्गन तक नलिका के माध्यम से पहुंचते हैं और इसे नलिका युक्त ग्रंथि भी कहते हैं। हो गया। फिर उसके बाद में हम देखते हैं और क्या है, एंजाइम, हाँ, लक्षित अंग, लक्षित अंग, लक्षित अंग ग्रंथि के, ग्रंथि के नजदीक होते हैं, नजदीक होते हैं। अब कौन कौन सी ग्रंथि है जो बहिस्रावी ग्रंथि है, वैसे तो हमने इनको क्लासों में पढ़ लिया। जैसे आप देखो म्यूकस के बारे में पढ़ लिया हमने, श्लेष्मा के बारे में पढ़ लिया, ओ सॉरी टाइलिन एंजाइम के बारे में पढ़ लिया जो लार ग्रंथि निकलती है, तो हमने इनके बारे में पढ़ लिया। और जो नहीं पढ़ा तो हम पढ़ेंगे, जैसे लैक्रिमल ग्लैंड है, हम आंखों के लिए पढ़ेंगे। लार ग्रंथि है, सलाइवा ग्लैंड है, तो वो भी क्या है, बहिस्रावी ग्रंथि, क्योंकि इससे क्या निकलता है, एंजाइम निकलता है, टाइलिन एंजाइम। और जैसे लैक्रिमल ग्लैंड है, लैक्रिमल ग्रंथि, लैक्रिमल ग्रंथि को हम क्या बोलते हैं, अश्रु ग्रंथि बोलते हैं हिंदी में, अश्रु ग्रंथि, अश्रु ग्रंथि, तो लैक्रिमल ग्लैंड बोलते हैं, लैक्रिमल ग्लैंड। ठीक है प्यारे बच्चों। फिर उसके बाद में जैसे श्लेष्मा, श्लेष्म ग्रंथि बोल देते हैं, श्लेष्मा ग्रंथि, जैसे श्वेत ग्रंथि है जिसको स्वेट ग्लैंड बोल देते हैं, पसीने वाली ग्रंथि,
मतलब ये हमारी सारी क्या है, बहिस्रावी ग्रंथि। हम कह सकते हैं जहां से इंजाइम निकलता है वो सारी सारी हमारी क्या है, हमारी क्या है, बहिस्रावी ग्रंथि है। ठीक है प्यारे बच्चों, स्वेद ग्रंथि। और लास्ट रह गया हमारा दुग्ध ग्रंथि, मिल्क ग्लैंड। ठीक है प्यारे बच्चों, ये था हमारा बहिस्रावी ग्रंथि। ये टॉपिक क्या था हमारा, बहिस्रावी ग्रंथि। फिर उसके बाद में हम देखेंगे एक और अगला मिश्रित ग्रंथि। क्या है, मिश्रित ग्रंथि। फिर उसके बाद में हम देखेंगे मिश्रित ग्रंथि। हेडिंग डालेंगे मिश्रित ग्रंथि। तीसरा है हमारा मिश्रित ग्रंथि। मिश्रित ग्रंथि है, कौन सी होती है, वह ग्रंथि मिश्रित ग्रंथि होती है जिससे इंजाइम भी निकलता है और हार्मोन भी निकलता है। क्या निकलता है, इंजाइम भी निकले और हार्मोन भी, मतलब दोनों तरह का वो काम करती हो, वही ग्रंथि क्या होती है, मिश्रित ग्रंथि होती है। जो मिश्रित ग्रंथि है मुख्य रूप से हम देखते हैं जो मानव के अंदर तो अग्नाशय ग्रंथि है पूर्ण रूप से मिश्रित ग्रंथि हम कह सकते हैं, क्योंकि हम देखते हैं अग्नाशय ग्रंथि इंजाइम भी छोड़ती है और हार्मोन भी छोड़ती है। तो हम देखते हैं जो अग्नाशय ग्रंथि है तो यह यकृत के बाद में हमारे शरीर के अंदर दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि, लीवर के बाद में, और यह भी हमारी क्या मिश्रित ग्रंथि है। ठीक है, और ये बात थोड़ी ध्यान रखनी है, अतःस्रावी ग्रंथियों में जो सबसे बड़ी ग्रंथि है वो थायराइड ग्रंथि है। क्या है, थायराइड। और अग्नाशय ग्रंथि अतःस्रावी ग्रंथि बोली जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। तो अग्नाशय ग्रंथि है, अग्नाशय ग्रंथि से जो अग्नाशय रस तो हमने पढ़ लिया था पहले, अग्नाशय रस निकलता है, और इससे लैंगरहैंस की एक द्वीपिका है, आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, एक वैज्ञानिक ने, लैंगरहैंस वैज्ञानिक ने बताया था कि उससे क्या निकलती है, अल्फा बीटा और एक डेल्टा कोशिका होती है, डेल्टा। तो तीनों की तीनों कोशिका है और तीनों की तीनों कोशिका से हार्मोन, एक से हार्मोन निकलता है और एक से भी हार्मोन और एक से इंजाइम निकलता है। तो हम देखते हैं जो अल्फा कोशिका है, जो अल्फा कोशिका उससे तो निकलता है इंजाइम, और बीटा कोशिका है उससे निकलता है हार्मोन, और एक जो डेल्टा कोशिका है, डेल्टा कोशिका से निकलता है सोमेस्टोटेटिन हार्मोन। ठीक है, तो ये तीनों के तीनों हार्मोन है, मुख्य रूप से हम देखते हैं ये हमारे शरीर के अंदर अन्य अन्य क्रियाओं को नियंत्रित करने का कार्य करते हैं। तो ये फिर उसके बाद में हम लीवर के बारे में जानेंगे जो सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो देख लेते हैं, छोटा सा है मिश्रित ग्रंथि। तो वह ग्रंथि मिश्रित ग्रंथि होती है, कौन सी होती है प्यारे बच्चों, वह ग्रंथि मिश्रित ग्रंथि होती है, वह ग्रंथि मिश्रित ग्रंथि होती है ग्रंथि होती है जिससे इंजाइम व हार्मोन दोनों निकलते हैं, इंजाइम व हार्मोन दोनों निकलते हैं। अर्थात अतःस्रावी एंडोक्राइन, अतःस्रावी एंडोक्राइन एवं बहिस्रावी एक्सोक्राइन ग्रंथि की तरह कार्य करती है, वह ग्रंथि विशिष्ट ग्रंथि जिससे इंजाइम भी निकलता है वह हार्मोन भी निकलते हैं, अतः अतःस्रावी व बहिस्रावी ग्रंथि की तरह कार्य करती है, दोनों की तरह कार्य करती है। ठीक है, जैसे अग्नाशय ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि पेनक्रियाज ग्लैंड। तो पेनक्रियाज ग्लैंड है अग्नाशय ग्रंथि। आपको बताया था जब मैंने अग्नाशय रस समझाया था, तो अग्नाशय इसका हम देखते हैं हमारे जो हमारा शरीर है, तो शरीर के हमारे इस हिस्से के अंदर यह पाई जाती है, यहां पर पाई जाती है। और हम देखते हैं जो अग्नाशय ग्रंथि है
इससे अग्नाशय रस निकलता है। इससे क्या निकलता है? एक तो अग्नाशय रस, ये हमने कर लिया, ये दोबारा करने की कोई जरूरत नहीं है। अग्नाशय रस निकलता है, पेनक्रियाज जूस निकलता है, अग्नाशय रस। मैं दोबारा थोड़ा याद दिलवा रहा हूं आपको, अग्नाशय रस ही, पेनक्रियाज जूस ही अग्नाशय रस निकलता है, जिसे पूर्ण पाचक रस कहते हैं। निकलता है, जो निकलता है जिसे पूर्ण पाचक रस बोलते हैं, कंप्लीट डाइजेशन जूस, जिसे पूर्ण पाचक रस कहते हैं। क्योंकि हमारे छोटी आंत में पूर्ण रूप से पाचन करने का काम किसने करवाया था? इसी ने करवाया था, जिसे पूर्ण पाचक रस कहते हैं, पूर्ण पाचक रस कहते हैं, कंप्लीट डाइजेशन, कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस, कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस, डाइजेस्टिव जूस, कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस। इससे अग्नाशय रस निकलता है, जिसे पूर्ण पाचक रस कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब मुद्दे पर आ जाते हैं हम। मुद्दा क्या था? इससे निकलने वाले हार्मोन का और इससे निकलने वाले एंजाइम का। तो हम देखते हैं, एक पॉइंट और देख लो, यह है यकृत ग्रंथि के बाद, यकृत मीन्स क्या है? लीवर। यह लीवर के बाद, लीवर के बाद दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। ठीक है, यह ध्यान रहे, यह ध्यान रहे, ध्यान रहे, ये तो हमारे शरीर के अंदर है। यह ध्यान रहे, अतःस्रावी ग्रंथियों की, अतःस्रावी ग्रंथि की सबसे बड़ी ग्रंथि, सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? ये पूछ ले, वो कौन सी है? थायराइड। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये पेपर में आ चुका है। ठीक है, आ चुका है, कितना आसान है, ये आ चुका है। ठीक है, अब देखेंगे, जो हमने पढ़ रहे हैं अग्नाशय ग्लैंड, जो पेनक्रियाज ग्लैंड, अग्नाशय ग्रंथि। जो अग्नाशय ग्रंथि है, मैंने बताया, इससे एक भाग होता है इस पर, लैंगरहैंस की द्वीपिका, आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस वैज्ञानिक ने बताया था, और उसमें होती है अल्फा, बीटा व डेल्टा कोशिका, और उसी वजह से इससे फिर हार्मोन, एंजाइम जो निकलते हैं, उसके बारे में हम जानेंगे। तो आप देखो, अग्नाशय ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि, ग्रंथि का एक भाग है। कौन कौन भाग? लैंगरहैंस की द्वीपिका। आइसलेट्स, जैसा हम आइलैंड बोल देते हैं, इसको आइसलेट्स है। ठीक है, आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। दीपिका, लैंगरहैंस की दीपिका है, जिसकी खोज वैज्ञानिक लैंगरहैंस ने की, वैज्ञानिक लैंगरहैंस ने की। ठीक है, अच्छी बात है कि, और क्या बात है इससे? इसकी, इस दीपिका से के पास, इस दीपिका के की 3 कोशिका है। वैसे तो 4 है, मुख्यतः लिख देता हूं मैं, चौथी के तो कार्य नहीं पता वैज्ञानिकों को। मुख्यतः 3 कोशिका है।
कोशिका मीन्स क्या है प्यारे बच्चों? सेल, 3 सेल। ठीक है, पहले नंबर पर है अल्फा। अब इसके बारे में हम जानेंगे। अगले पेज पे ले लेते हैं, बहुत हो गया ये। मुख्य 3 कोशिका है। पहला अल्फा ऐसे भी बना देते हैं, अल्फा ऐसे भी बना देते हैं, अल्फा सेल, अल्फा कोशिका। दूसरे नंबर पर हम जानेंगे बीटा कोशिका। यही लिख देता हूं, बीटा ऐसे लिख देते हैं, बीटा सेल, बीटा कोशिका। तीसरे नंबर पर है डेल्टा कोशिका। आपने देखा होगा इस तरह का निशान होता है डेल्टा का। कई जगह पर गामा कोशिका बता रखा हुआ, गामा कोशिका नहीं है, डेल्टा कोशिका है। ठीक है, ये थोड़ी ध्यान रखनी है आपने बात। ठीक है, कहीं बता रखा है इसलिए मैं बता रहा हूं आपको। ठीक है, कई जगह गामा बता देते हैं। ठीक, अब देखते हैं जो अल्फा कोशिका है, अल्फा कोशिका वह तो मुख्य रूप से क्या करती है, एक ग्लूकेगॉन एंजाइम है उसको रिलीज करती है, और जो बीटा कोशिका वो इंसुलिन को रिलीज करती है, और जो डेल्टा कोशिका है वो सोमेटोस्टेटिन हार्मोन, कौन सा? सोमेटोस्टेटिन हार्मोन, सोमेटोस्टेटिन हार्मोन को रिलीज करती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। तो जो डेल्टा कोशिका है वो किसको? सोमेटोस्टेटिन हार्मोन, ठीक है, और जो बीटा कोशिका है ये इंसुलिन हार्मोन, इंसुलिन हार्मोन, और अल्फा कोशिका है इससे क्या निकलता है? ग्लूकेगॉन एंजाइम। समझना आप, जो ग्लूकेगॉन एंजाइम है वो किससे निकलता है? अल्फा कोशिका से। इतना पूछा जाता है पेपर में। बीटा कोशिका से क्या निकलता है? इंसुलिन हार्मोन निकलता है, ये ध्यान रखोगे। और डेल्टा कोशिका का पूछा नहीं जाता, सोमेटोस्टेटिन हार्मोन निकलता है। ये प्रोटीन के पाचन में और कुछ जो पॉलीपेप्टाइड है जो प्रोटीन से मिलता है उसमें मदद करता है, ये पॉलीपेप्टाइड आदि के पाचन वगैरह में। तो मुख्य रूप से तो क्या है, जो जो सोमेटोस्टेटिन हार्मोन है मुख्य रूप से मानव की जो आंतरिक क्रिया है उनको भी नियंत्रण करने का कार्य करता है। तो आप देखो, पहले यहां पर देखो अल्फा कोशिका बीटा कोशिका से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो मानव के अंदर देखो, मानव में क्या होता है? मानव ग्लूकोज जो है, मानव में ग्लूकोज ऊर्जा के रूप में, आपको सभी को पता है कि छोटी आंत में पूर्ण पाचन हो जाता है और वहां से ग्लूकोज मिल जाती है। क्या मिल जाती है? ग्लूकोज। अब वो ग्लूकोज जो मिली है, ग्लूकोज, उसको इंसुलिन हार्मोन, ग्लूकोज को इंसुलिन हार्मोन, यहां लिखेंगे, ग्लूकोज को इंसुलिन हार्मोन बदल देता है ग्लाइकोजन में। किस में बदल देता है? ग्लाइकोजन में बदल देता है।
किस में बदल देता है? ग्लाइकोजन में। और यहां पर ग्लाइकोजन एंजाइम है, ग्लाइकोजन को ग्लूकेगॉन एंजाइम, ग्लाइकोजन को ग्लूकेगॉन एंजाइम बदल देता है ग्लूकोज में। ग्लूकेगॉन एंजाइम किस में बदल देता है? ग्लूकोज में बदल देता है। ठीक है, यहां पर ग्लूकोज को इंसुलिन हार्मोन किस में बदल देता है? ग्लाइकोजन में बदल देता है। किस में बदल देता है? ग्लाइकोजन में। समझना, ग्लूकोज को इंसुलिन ने किस में बदल दिया? ग्लाइकोजन में। मानव ने ग्लूकोज खाया, ग्लूकोज, और ग्लूकोज को इंसुलिन किस में बदल दिया? ग्लाइकोजन में। किस में बदल देगा? ग्लाइकोजन में। अब ग्लूकेगॉन एंजाइम है, ग्लाइकोजन को किस में बदल देगा? ग्लूकेगोज में बदल देगा। किस में बदल देगा? ग्लूकोज में। जैसे कैसे होता है सिस्टम समझना, ये मानव की सबसे छोटी इकाई क्या है? कोशिका है, सेल है। सेल के ऊपर बैठा होता है इंसुलिन। सेल के ऊपर क्या बैठा होता है? इंसुलिन बैठा होता है। ऐसे इंसुलिन बैठ गया। मानव ने ऊर्जा प्राप्त कर ली और सारी ऊर्जा कहां जाएगी? सेल के पास जाएगी। किसके पास जाएगी? सेल के पास जाएगी। और सेल क्या करती है? इस ऊर्जा को ग्लाइकोजन के रूप में संचित कर लेगी। किसके रूप में संचित कर लेगी? ग्लाइकोजन के रूप में। तो इस रूप से इंसुलिन के पास में आया ग्लूकोज। कौन आएगा? ग्लूकोज आएगा। इंसुलिन के पास से कौन आएगा? ग्लूकोज। ग्लूकोज ने इंसुलिन को कहा, मैं आई कम इन सर? ग्लूकोज ने कहा नहीं, ऐसे नहीं जाने दूंगा। किस में बदलूंगा? ग्लाइकोजन में बदलूंगा। किस में बदलूंगा? ग्लाइकोजन में। और ग्लूकोज को किस में बदल दिया? ग्लाइकोजन में। किस में बदल दिया? ग्लाइकोजन में। ठीक है, जो मानव शरीर के अंदर जो ग्लूकोज है, जो अतिरिक्त ग्लूकोज है, कुछ तो कार्य में चली गई और कुछ बाकी की बाकी किस में? ग्लाइकोजन के रूप में संचित कौन कर देगा? इंसुलिन कर देगा। कौन कर देगा? इंसुलिन। कहां? सेल में। सेल में, सेल के ऊपर बैठा हुआ है इंसुलिन। और कोई भी ग्लूकोज आता है और पूछता है कि माइटोकॉन्ड्रिया के पास जाना, ऊर्जा का केंद्र के पास जाना है, तो कहता है नहीं, किस में जाओ? ग्लाइकोजन के रूप में चले जाओ और ऊर्जा का स्रोत बन जाओ। अच्छी बात है। फिर उसके बाद में हम देखते हैं कुछ और विशेष बातें। अब मानव शरीर है, 2-3 क्लास लगातार ले रहा है, और जो ऊर्जा है, जो खाना खाया था मैंने जो खाना खाया था, वो ग्लाइकोजन के रूप में आराम कर रहा है। और मस्तिष्क ने संदेश दिया ग्लूकेगॉन को, जल्दी तैयार हो जा, ये लीवर और पढ़ाएगा ये मास्टर, आगे लीवर और पढ़ाना है मास्टर को, जल्दी तैयार हो जा। और ग्लाइकोजन को आदेश दे देगा और ग्लूकेगॉन एंजाइम तैयार हो जाएगा। ग्लूकेगॉन एंजाइम तैयार हो जाएगा और इसी ग्लाइकोजन को किसी में बदल देगा? ग्लूकोज में, और मास्टर को ऊर्जा दे देगा। तो इस रूप से मानव में यह प्रक्रिया चलती रहती। इस ग्लाइकोजन को किस में बदल दिया? ग्लूकोज में बदल दिया। किसने बदल दिया? ग्लूकेगॉन एंजाइम। ये चीज थी यहां पर। अब हम देखते हैं आगे कहानी। अब कहानी ये है कि ग्लूकोज है, ग्लूकोज ये बदलना चाहिए इंसुलिन को। ये ग्लूकोज है, ये किस में बदलना चाहिए? इंसुलिन को ग्लाइकोजन में बदलना चाहिए। किस में बदलना चाहिए? ग्लाइकोजन। ठीक है, कौन बदलेगा? इंसुलिन। सेल के ऊपर बैठा हुआ है और कोई व्यक्ति बिल्कुल मीठा ग्लूकोज सारा दिन इतना है, पेट भरा रहता है, ग्लूकोज तैयार रहती है, सारा दिन ढूसे जाता है, कुछ न कुछ काम कुछ करता नहीं है, पड़ा रहे। और इंसुलिन कहेगा ये तो बहुत खराब आदमी यार, सारा दिन कुछ न कुछ है मुझे देता रहता है, और क्या इतना को क्या करूंगा मैं बदल, इतना क्या बदल पाऊंगा? तो इंसुलिन काम करना बंद कर दे, बेकार आदमी है, कोई कुछ काम नहीं करूंगा मैं। और इंसुलिन की कमी हो जाएगी। इंसुलिन की कमी हो जाए, इंसुलिन की कमी हो जाए। इंसुलिन की कमी से क्या हुआ? ग्लूकोज है ग्लाइकोजन में नहीं बदलता, ग्लूकोज
ग्लूकोज ग्लाइकोजन में नहीं बदलता, ग्लूकोज ग्लाइकोजन में नहीं बदलता। फिर क्या होगा, नहीं बदलता। इससे 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 रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है, इस रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है, शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है, बढ़ जाती है, शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है। इसी रोग को डायबिटीज मिलिटस कहते हैं, डायबिटीज मिलिटस कहते हैं। यह है भयंकर बीमारी मिलिटस वाली। तो देखो इंसुलिन है की कमी हो जाए तो डायबिटीज, एक तो एडीएच की कमी से डायबिटीज वो होता है इंसिपिडस। ये जो डायबिटीज मिलिटस है ना, मिलिटस, ये बहुत ही भयंकर है। इसमें तो मानव के अंदर क्या है, इंसुलिन के टिक्के लगा लगा कर व्यक्ति है, ये जो नसें हैं ये दिखना, वेन है, जो आर्टरी है वो भी दिखना बंद हो जाती है। बहुत ही भयंकर व्यक्ति का सिस्टम बिल्कुल गड़बड़ हो जाता है और लगातार है वैसे लगानी पड़ती है। तो हम देखते हैं जो मधुमेह रोग है वो दो प्रकार के हैं, एक तो डायबिटीज मिलिटस है और एक डायबिटीज इंसिपिडस है। डायबिटीज इंसिपिडस एडीएच हार्मोन की वजह से की कमी से, और डायबिटीज मिलिटस है वो किसकी वजह से, इंसुलिन की कमी से। ये ध्यान रखोगे तो डायबिटीज देख लेना, ये ध्यान रख लेना। डायबिटीज ये है जो डायबिटीज मिलिटस है, ठीक है। जो डायबिटीज मिलिटस है ये आपको ध्यान रखना है किसकी, इंसुलिन की कमी से। और एक डायबिटीज है वो डायबिटीज इंसिपिडस है, वो किसकी वजह से, एडीएच हार्मोन की वजह से, ठीक है। और डायबिटीज के अन्य नाम भी है, सभी ध्यान रखना। मधुमेह इसी को बोलते हैं, शुगर इसी को बोलते हैं, ठीक है, इसी के नाम है। तो ये था हमारा कौन सा, अग्नाशय ग्रंथि, जो मिश्रित ग्रंथि, कौन सी थी, मिश्रित ग्रंथि। अगला हम देखेंगे, हम देखते हैं अब लीवर के बारे में, यकृत के बारे में। यकृत के बारे में हमने पढ़ा नहीं था अभी तक लीवर के बारे में। लीवर है हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, ये ध्यान रखोगे, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। ये तो सभी को पता है कि सबसे बड़ी ग्रंथि है, ठीक है। और इसकी खासियत ये है कि न तो एंजाइम निकलता और न ही हार्मोन निकलता है, ना तो कोई एंजाइम निकलता है न ही कोई हार्मोन निकलता है, पित्तरस तो जरूर निकलता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, ये शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसका वजन है, जो वजन वो कितना होगा, बड़ी है तो 1.5 से 2 किलोग्राम है। इससे न तो हार्मोन, इससे न तो हार्मोन और न एंजाइम निकलता है, न एंजाइम स्त्रावित होता है। स्त्रावित का मतलब क्या है, रिलीज, न एंजाइम स्त्रावित होता है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो हम देखते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट क्या है, इसके कार्य देख लेते हैं। अब तो इसमें कार्य देख लें, इसके कार्य क्या है। इससे पित्तरस निकलता है, सभी को पता है पित्तरस निकलेगा। और पित्तरस किसके पाचन में मदद करता है, वसा के पाचन में। ये तो पहला पॉइंट तो हम लिख ही देते हैं, फिर और समझेंगे। इससे पित्तरस निकलता है, इससे पित्तरस निकलता है, पित्तरस निकलता है। बाइल जूस निकलता है, क्या निकलता है, बाइल जूस निकलता है, जो वसा के पाचन में मदद करता है, वसा के पाचन में मदद करता है, डाइजेशन ऑफ फैट। वसा के पाचन में मदद करता है। वसा के पाचन में मदद करता है, ठीक है। आप देखोगे जो यकृत है ये हमारे शरीर के विषैले पदार्थों को भी इकट्ठा कर सकता है, विषैले पदार्थों को एकत्रित करता है। जब भी पोस्टमार्टम किया जाता है
तो लीवर फाड़ के ही देखा जाता है। यदि जहर खिला के मारा है किसी व्यक्ति को तो लीवर के अंदर कुछ न कुछ मिलेगा। तो इसलिए हम देखते हैं तो ये बोला जाता है कि यह तो हमारे शरीर के अंदर ऐसा है जो भगवान शिव है, भगवान शिव पीता था जैसे जहर को, इसी तरह से बेचारा ये पहले यही पी जाता है। ठीक है, तो इसी वजह से व्यक्ति का लीवर काम करना बंद कर देता है और व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो हम देखते हैं ये मृत आरबीसी है, जो आरबीसी की मृत्यु हो जाती है तो वो मृत आरबीसी बोली जाती है, को नष्ट करके पित्तवर्णक बनाता है। क्या बनाता है? पित्तवर्णक बनाता है। और पित्तवर्णक कौन से बनाता है? एक तो बिलीरुबिन बनाता है और एक बिलीवर्डिन बनाता है। क्या बनाता है? एक तो बिलीरुबिन बनाता है और एक बिलीवर्डिन बनाता है। जो बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन की संख्या ज्यादा हो जाए तो उसी से पीलापन आ जाता है, और पीलापन आने की वजह से ही उसी को बोल देते हैं पीलिया। और जब ये वायरस है, ये बीमारी वायरस की वजह से हो, उसी को बोलते हैं हेपेटाइटिस। ठीक है, फिर उसके बाद में अतिरिक्त वसा का संचय भी यही करता है। भोजन जो अतिरिक्त वसा हो या अतिरिक्त भोजन का संचय यही करेगा। ठीक है, और यह मुख्य रूप से आप देखो, मुख्य रूप से सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि मुख्य रूप से हमारे शरीर के अंदर विटामिन ए, डी, ई, के का भी संचय कर देता है। देखो विटामिन ए, डी, ई, के का कैसे? क्योंकि वसा में घुलनशील विटामिन कौन से? ए, डी, ई, के है। मतलब विटामिन ए का संचय कर लेगा। और यदि आपने 1-2 साल विटामिन डी नहीं खाया है, विटामिन ए नहीं लिया है, तो 1-2 साल विटामिन ए का सप्लाई करेगा। विटामिन डी का 1 से 4 महीने तक सप्लाई कर सकता है। विटामिन बी12 का 3 से 5 वर्ष तक सप्लाई कर सकता है। तो इस तरह से यह विटामिन ए, डी, ई, के और विटामिन बी12 का भी संचय कर सकता है। ये थोड़ी मात्रा में लोहा तांबा का भी संचय कर सकता है। थोड़ी मात्रा में किसका? लोहा और तांबा का भी ये संचय कर सकता है। तो इस रूप से हम देखते हैं विटामिन, जो लीवर है हमारा एक महत्वपूर्ण भाग है। और भोजन में यदि प्रोटीन की कमी हो जाए तो देखो, भोजन में जब प्रोटीन की कमी हो जाए तो यह मुख्य रूप से व्यक्ति के अंदर जो एक्टिवनेस पैदा करता है। और भोजन में यदि प्रोटीन की अधिक मात्रा हो जाए, भोजन में प्रोटीन की अधिक मात्रा हो जाए, तब भी यह कार्बोहाइड्रेट में बदल देगा प्रोटीन को। देखो आप देखो, भोजन में प्रोटीन मात्रा अधिक हो जाए तो भोजन को किस में बदल देगा? कार्बोहाइड्रेट में बदल देगा। और वसा की कमी हो जाए तो कार्बोहाइड्रेट के कुछ भाग को वसा में बदल देगा। मतलब कितना जबरदस्त बैलेंस बनाता है कि आपने देखा हो कई लोग प्रोटीन ज्यादा खा जाते हैं। जो प्रोटीन है, एक तो हम देखें नेचुरल प्रोटीन है, नेचुरल प्रोटीन खाए कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। एक है आर्टिफिशियल प्रोटीन खा जाता है, तो बेचारा अतिरिक्त प्रोटीन ले लिया, उसको बदलेगा बेचारा कार्बोहाइड्रेट में। तो इसी वजह से व्यक्ति के लीवर भी फेल हो जाता है और कई व्यक्ति को डेथ भी हो जाती है। इसलिए आर्टिफिशियल प्रोटीन ज्यादा मात्रा में नहीं लेना चाहिए। लिया है तो उसका उपयोग करना चाहिए। कई लोग हैं वैसे ले लेते हैं, तो ये भी ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, पहला पॉइंट तो ये था। दूसरा पॉइंट ये है, प्रोटीन की मात्रा अधिक लेने से, प्रोटीन की मात्रा अधिक होने पर यह उसे कार्बोहाइड्रेट में बदल देता है, किस में बदल देता है? कार्बोहाइड्रेट में। प्रोटीन की मात्रा अधिक होने पर यह उसे कार्बोहाइड्रेट में बदल देता है। तीसरा, यदि वसा की मात्रा कम हो जाए, वसा मीन्स क्या? फैट। वसा की मात्रा कम हो जाए तो यह कार्बोहाइड्रेट के कुछ भाग को, कार्बोहाइड्रेट के कुछ भाग को वसा में बदल देता है, अगला फोर्थ पॉइंट यह है, मैंने बताया था आपको, यह है अतिरिक्त भोजन
अतिरिक्त भोजन वह वसा का संचय करता है। अतिरिक्त भोजन या वसा, अतिरिक्त वसा हो का संचय करता है। संचय का मतलब कलेक्शन करता है, इकट्ठा करता है, गैदर करता है, कलेक्ट करता है, संचय करता है, इकट्ठा करता है, सेव करता है, कुछ भी आप कलेक्ट करता है, ठीक है। COLLECT, ठीक है। अतिरिक्त भोजन वसा का संचय करता है। 5वां पॉइंट, यह है विटामिन A, D, E, K तथा विटामिन B12 का संचय करता है। विटामिन B12 का भी करता है संचय। ठीक है। और मैंने बताया था लोहा व तांबा, लोहा व तांबा का भी संचय कौन करता है, लेकिन थोड़ी मात्रा में। कभी ये सोचो कि बिल्कुल लोहा भरा रहेगा इसमें। छठा, यह है थोड़ी मात्रा में, थोड़ी मात्रा में लोहा व तांबा का संचय करता है। लोहा, लोहा मतलब Fe मतलब आयरन, आयरन। तांबा मीन्स क्या है, Cu माइनस, Cu मतलब कॉपर। यह थोड़ी मात्रा में लोहा तांबा का संचय करता है। छह पॉइंट हो गए हमारे। अब हम देखते हैं 7वां पॉइंट। 6 पॉइंट हमारे ये है। 7वां पॉइंट देखेंगे। 7वां पॉइंट है वेरी इंपॉर्टेंट। हमने बताया था आपको, यह विषैले पदार्थों का संग्रहण करता है। विषैले, विषैले मीन्स क्या है, जो हमारे जहर वगैरह है, विषैले पदार्थ है। जहर खा लिया व्यक्ति ने, कुछ और ले लिया, कुछ भी हो, विषैले पदार्थ। पोस्टमार्टम में इसी को, लीवर को ही फाड़ के देखते हैं, इसी वजह से यह विषैले पदार्थों का संग्रहण करता है। आठवां पॉइंट, यह मृत आरबीसी को, मतलब जो आरबीसी है वो मर गई है, मृत आरबीसी को नष्ट करके किस में बदल देगा, पीतवर्णक में, बायोपिगमेंट में बदल देगा। और जब इनकी पीतवर्णक है वो फिर क्या, बिलीरुबिन और बिलीबर्डिन के रूप में काम करते हैं। और फिर ये अधिक निर्माण हो जाए तो फिर उसी की वजह से क्या हो जाता है, पीलिया, मैंने बताया था, ठीक है। ये ध्यान रखोगे, यह मृत आरबीसी को, आरबीसी को पीतवर्णक में बदलता है। पीतवर्णक मतलब बाइपिगमेंट बोलते हैं इसको, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बाइपिगमेंट। पीतवर्णक में बदलता है। और कितने प्रकार के हैं वो पीतवर्णक, 2 प्रकार के। ये मुख्यतः बिलीरुबिन व बिलीवर्डिन। बिलीरुबिन व बिलीवर्डिन नामक पीतवर्णक, ऐसे लिखो, यह मुख्यतः बिलीरुबिन व बिलीवर्डिन नामक पीतवर्णक होते हैं, ठीक है। ये नामक पीतवर्णक होते हैं, पीतवर्णक होते हैं मतलब बाइपिगमेंट होते हैं,
यदि इनकी मात्रा बढ़ जाए, यदि इनकी मात्रा बढ़ जाए, इनकी मात्रा बढ़ जाए तो शरीर पीला हो जाता है, बढ़ जाए तो शरीर पीला हो जाता है, तो शरीर पीला हो जाता है। देखो जो शरीर पीला हो जाता है तब इसको हम बोलते हैं जोंडिस है, पीलिया है। तो पीलिया है एक तो बिलीवर्डिन के कारण और एक बिलीरुबिन के कारण होता है। एक तो किसके कारण होता है? बिलीरुबिन के कारण, और एक होता है बिलीवर्डिन के कारण। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और यदि लीवर पर विषाणु का अटैक हो जाए तो वो बोला जाता है हेपेटाइटिस हो गया, उसको क्या हो गया? हेपेटाइटिस, ठीक है। एक तो ये हो गया। फिर हम देखते हैं इसके बारे में, यह एक फाइब्रोनोजन प्रोटीन होता है, ठीक है, जो रक्त का थक्का बनाता है। तो फाइब्रोनोजन नामक प्रोटीन का यह निर्माण करता है और जिससे रक्त का थक्का बनता है, ठीक है। और जो रुधिर प्लाज्मा जो हम देखते हैं, जो विटामिन ए की सहायता से यकृत में हमारे शरीर के अंदर है, एक पदार्थ बनाता है। एक तो होता है प्रोथ्रोम्बिन और एक होता है फाइब्रोनोजन। तो ये रुधिर प्लाज्मा के निर्माण में भी मदद करता है। तो ये यकृत में विटामिन के की सहायता से यह इसके अंदर बनता है, ठीक है। और कुछ मात्रा में हिपेरिन भी बनाता है, ठीक है। जो हिपेरिन क्या होता है? वो हमारा एंटीकोगुलेंट होता है। जैसे हम रक्त की कोशिकाओं के अंदर मोस्टली ये बनता है हिपेरिन, और लेकिन यहाँ पर भी बनता है हिपेरिन। हिपेरिन के बारे में हम अलग से पढ़ेंगे, जो एंटीकोगुलेंट बोलते हैं इसको। ये तो पूरा हमारा एक 5 एक मिनट का एक चैप्टर है, जिसे हम देखते हैं जो रक्त बैंक होते हैं। रक्त बैंक में हम देखते हैं जो हिपेरिन के स्थान पर सोडियम ऑक्सलेट, सोडियम सिट्रेट का उपयोग करते हैं, वो हम अलग पढ़ेंगे। आप 2 पॉइंट और याद ध्यान कर लो। एक तो यही पॉइंट हमारा, जिसमें एक पॉइंट ऐड करना बहुत इंपॉर्टेंट, पीला हो जाता है, इसे पीलिया कहते हैं। पीलिया, जॉन्डिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जॉन्डिस, जॉन्डिस कहते हैं, ठीक है। इसमें एक पॉइंट ऐड कर लो जो बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि यकृत में विषाणु का प्रभाव हो जाए, विषाणु का प्रभाव हो, विषाणु का प्रभाव हो तो हेपेटाइटिस कहते हैं, हेपेटाइटिस कहते हैं। जो पीलिया की तरह ही हमारा हेपेटाइटिस है, पीलिया ही है, ये सोचो आप, ठीक है, इस कहते हैं। लेकिन ये खतरनाक होता है हेपेटाइटिस। और लास्ट पॉइंट जो मैं आपको बता रहा था, फाइब्रोनोजन वाला, ठीक है। नौवां पॉइंट बनेगा फाइब्रोनोजन प्रोटीन। जो फाइब्रोनोजन प्रोटीन है, मानव के अंदर क्या करता है? रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है, ठीक है। यह है फाइब्रोनोजन नामक प्रोटीन का उत्पादन करता है, जो रक्त का थक्का क्या होता है? क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। जैसे आपने थोड़ा सा कट जाए, कटने के बाद में रक्त के जम जाता है वो बाहर, वही क्या होता है? रक्त का थक्का बोलते हैं, ठीक है। तो फाइब्रोनोजन नामक प्रोटीन ही होता है उस रक्त के अंदर, तो इसी वजह से रक्त का थक्का जम जाता है, वरना वो ना हो तो रक्त बहता रहेगा, ठीक है। तो रक्त का थक्का वही होता है, क्लॉटिंग नामक प्रोटीन का उत्पादन करता है, जो रक्त का थक्का जमाता है, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। का थक्का जमाता है। एक हमारे शरीर के अंदर होता है जो रक्त का थक्का नहीं जमने देता,
वो मैंने बताया हिपेरिन, वो हम आगे पढ़ाएंगे, ठीक है। ठीक है, ये था हमारा लीवर यकृत। लिख दो प्यारे बच्चों, ये हमारा पूरा का पूरा हमने अतःस्रावी ग्रंथि, बहिस्रावी ग्रंथि और मिश्रित ग्रंथि हमने कंप्लीट पढ़ लिया। तो नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे पढ़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हमने पढ़नी है प्यारे बच्चों, ठीक है। आज के लिए हम इतना ही पढ़ते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। आज के लिए इतना ही, ठीक है। जय हिंद, वंदे मातरम। लगे रहो, जुटे रहो, और जब तक आपके अंदर जान है तो मेहनत से लगे रहो, ठीक है। और वही बात मैं गुनगुनाता हूं, यदि हमारी आदतों में गुस्सा और घमंड है तो हमें बर्बाद करने के लिए दुश्मन नहीं, हम खुद ही काफी हैं। और यदि हमारी आदतों में मेहनत करना नहीं है तो पड़ोसियों की, दुश्मनों की कोई जरूरत नहीं है, आप खुद ही काफी हो, ठीक है। जय हिंद, वंदे मातरम।